इस दुनिया में बहुत सारे जालिम हुक्मरान गुजरे हैं। उन हुक्मरानों का जुल्म और जबर उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन सब में हिटलर का नाम सबसे ज्यादा मशहूर है। जब भी जालिम हुक्मरानों का नाम आता है तो सबसे पहले हिटलर का नाम ही जहन में आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे हुक्मरान के बारे में जानने वाले हैं जो कि जुल्म करने में अपनी मिसाल आप था। इस वीडियो में हम बात करेंगे इडी अमीन की, जिसको अगर इस दुनिया का सबसे जालिम हुक्मरान भी कहा जाए तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। आजादी के बाद अफ्रीका के हुक्मरानों में अपने जुल्म करने की वजह से सबसे बदनाम इडी अमीन है। उसका जुल्म इस हद तक बढ़ चुका था कि लोग उसको युगांडा के कसाई के नाम से जानते और याद करते हैं। इन्होंने युगांडा पर तकरीबन 8 साल तक हुकूमत की। 1979 में अफ्रीका के कौम परस्तों ने इनको माजूल कर दिया और इनको मुल्क से निकाल दिया गया। आए इस वीडियो में इडी अमीन की जिंदगी के बारे में मजीद जानते हैं। इनका पूरा नाम इडी अमीन दादा उमी था। ये 1923 में मगरबी नाइल के एक सूबे कोबोको में पैदा हुए। ये सूबा आज की तारीख में युगांडा का एक हिस्सा है। बहुत छोटी उम्र में इनका बाप इनको छोड़ गया और इनकी परवरिश इनकी माँ ने की। इनकी माँ जड़ी बूटियों की माहिर खातून थी। अमीन ककवा एथनिक ग्रुप का मेंबर भी था, जो कि इस इलाके का एक मशहूर कबीला था। अमीन ने बहुत कम तालीम हासिल की। 1946 में वो बरतानिया की फौज के एक ग्रुप किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में शामिल हो गए। इस ग्रुप में शामिल होने के बाद उन्होंने बर्मा, सोमालिया, कीनिया और युगांडा में फौज की खिदमत पेश की। अमीन एक काबिल फौजी थे, लेकिन वो अपने जुल्म और जबर की वजह से अपने ग्रुप में बहुत मशहूर थे। उनके ग्रुप में अमीन का इस्तेमाल तफ्तीश के दौरान कैदियों और मुल्जिमों पर तशद्दुद करने के लिए भी किया जाता। अपनी काबिलियत की वजह से वो पहले फौज में सार्जेंट मेजर बने और उसके बाद एफएनडी बने। एफएनडी एक अफ्रीकन हबशी के लिए ब्रिटिश आर्मी में सबसे बड़ा रैंक था। एक काबिल फौजी होने के अलावा अमीन एक अच्छे एथलीट थे। वो 1951 से लेकर 1960 तक युगांडा के लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन भी रहे। जैसे जैसे युगांडा आजादी के करीब पहुंचा, अमीन के एक करीबी साथी अपोली मिल्टन ओबोटे, जो कि युगांडा की एक मशहूर सियासी पार्टी यूपीसी के लीडर थे, वो पहले चीफ मिनिस्टर और उसके बाद युगांडा के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओबोटे ने अमीन को युगांडा की फौज का पहला लेफ्टिनेंट बना दिया, क्योंकि वो KAR के एक काबिल एफएनडी थे। ओबोटे ने अमीन को युगांडा के शुमाल में मवेशी चोरी को रोकने के लिए भेजा और वहां पर अमीन ने हद से ज्यादा जुल्म किए, जिसकी वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने अमीन के ऊपर केस करने की डिमांड की। लेकिन ओबोटे ने अमीन पर केस करने की बजाय उनको यूके में मजीद फौजी ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया। 1964 में जब अमीन यूके से वापस युगांडा आए तो ओबोटे ने उनको फौज में मेजर बना दिया और म्यूटिनी में आर्मी से डील करने के लिए हुक्म दिया। जब वो इस डील में कामयाब हुए तो ओबोटे ने उनको कर्नल के रोल पर तरक्की दे दी। जब 1965 में ओबोटे और अमीन के ऊपर सोना, कॉफी और हाथी दांत स्मगल करने का केस हुआ तो उस वक्त के सदर एडवर्ड II ने ओबोटे से इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। इस पर ओबोटे ने अमीन को जनरल बनाकर उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। 5 वजीरों को अरेस्ट कर लिया। 1962 के आइन को खत्म कर दिया और अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया। अमीन के हुक्म पर रॉयल पैलेस पर हमला कर दिया गया और एडवर्ड II को मुल्क से निकाल दिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद इडी अमीन ने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी। वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए स्मगलिंग से आने वाले पैसे इस्तेमाल करने लग गया। उसने ब्रिटिश और इसराइल के एजेंट्स के साथ भी ताल्लुकात बना लिए, जो कि युगांडा के लिए खतरा साबित हो सकते थे। इसलिए अमीन की ताकत को कम करने के लिए ओबोटे ने उसको नजरबंद करने का हुक्म दे दिया। लेकिन इससे कुछ फायदा ना हुआ तो ओबोटे ने अमीन को फौज में एक नीचे की पोजीशन पर भेज दिया। लेकिन 25 जनवरी 1971 को ओबोटे सिंगापुर में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गया तो अमीन ने युगांडा में फौजी बगावत कर दी और अपने आप को प्रेसिडेंट करार दे दिया। तारीख में अमीन ने अपने आप को युगांडा का प्रेसिडेंट करार देते वक्त कुछ तारीखी फिक्रे अदा किए, जो कि कुछ इस तरह थे। हयात के लिए मोहतरम, जमीन के तमाम दरिंदों और जानवरों और समंदर की तमाम मछलियों का रब, अफ्रीका और खास तौर पर युगांडा को फतह करने वाला फील्ड मार्शल अल हाजी डॉक्टर इडी अमीन, VC, DSO, MC। शुरुआत में अमीन को युगांडा की अवाम और इंटरनेशनल बरादरी दोनों ने ही खूब सराहा और उसका खैर मकदम किया। साबिक प्रेसिडेंट एडवर्ड II मुल्क बदर ही था जब वो वफात पा गया तो अमीन ने उसकी मैयत युगांडा वापस मंगवाई और वहीं दफन किया, जिसको बहुत अच्छा समझा गया।
अमीन ने बहुत सारे सियासी कैदियों को भी रिहा कर दिया और युगांडा की सीक्रेट पुलिस को खत्म करने का हुक्म दे दिया। इन कुछ अच्छे कामों के साथ साथ अमीन ने कुछ किलर ग्रुप्स बनाए जिनका काम ओबोटे का साथ देने वालों को पकड़ना और कत्ल करना था। इस सब से डर कर ओबोटे ने तंजानिया में पनाह ले ली। वहां से ही ओबोटे ने 1972 में फौज में कुछ साथियों की वजह से युगांडा को वापस लेने की कोशिश की, जो कि पूरी तरह नाकाम हो गई। इदी अमीन ने इस कोशिश का जवाब तंजानिया के इलाकों पर बॉम्ब बरसा कर दिया। उसने फौज को ओबोटे के साथियों से पाक कर दिया और उनका कत्ले आम किया। इस सब की वजह से नस्ली तशद्दुद बढ़ गया और अमीन ने फौज के साथ साथ आम शहरियों में भी ओबोटे के साथियों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तेजी से पागलपन की तरफ बढ़ रहा था और अपना जुल्म ज्यादा से ज्यादा करता जा रहा था। कंपाला का एक मशहूर होटल द नाइल मैंशन अमीन का एक ठिकाना था, जहां वो ओबोटे के साथियों को पकड़ कर रखता और उन पर शदीद तशद्दुद करता। अमीन रोज अपने रहने की जगह बदलता था ताकि उसकी कत्ल की साजिश ना हो सके और वो महफूज रहे। उसके बनाए गए किलर ग्रुप्स ने हजारों लोगों को अगवा और कत्ल किया। अमीन ने खास तौर मैकेरेरे कॉलेज के प्रिंसिपल, युगांडा बैंक के गवर्नर और अपने ही कुछ वजीरों के कत्ल के ऑर्डर्स दिए, जिनको उसके किलर ग्रुप्स ने पूरा किया। 1972 में अमीन ने युगांडा में रहने वाले एशियन लोगों के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर का ऐलान कर दिया। एशियंस युगांडा में तिजारत और बहुत सारी फैक्ट्रीज के मालिक थे। इसके अलावा वो काफी सरकारी नौकरियों पर भी फाइज थे। 70,000 एशियंस को, जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट्स रखते थे, उनको अमीन की तरफ से मुल्क छोड़ने के लिए सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया गया। उनके छोड़े गए रोजगार और नौकरियां अमीन के साथियों में बांट दिए गए। अमीन ने बरतानिया के साथ भी ताल्लुक खत्म कर दिया और 85 ब्रिटिश बिजनेसेस को कौमी बना दिया। उसने इसराइली फौजियों और मशीरों को भी निकाल दिया और फिर लिबिया के कर्नल मअमर कदाफी के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया। 1975 तक इंटरनेशनल लेवल पर इदी अमीन को एक हमदर्द और मारूफ शख्सियत समझा जाता रहा। वो मकबूल शख्सियत माना जाता था। वो अफ्रीका के इत्तेहाद की एक तंजीम के सदर भी बना दिए गए। उस तंजीम के इजलास में अफ्रीका के बहुत से मुल्कों के सदर ने शिरकत नहीं की और उसका मुकम्मल बॉयकॉट किया। उन मुल्कों में तंजानिया, ज़ैम्बिया और बोस्टवाना शामिल थे। उस वक्त के मशहूर लेजेंड्स ने यह दावा किया था कि इदी अमीन शैतान की पूजा करता था और बहुत सारी खूनी रसूमात अदा करता था। उसने अपने शैतानों को खुश करने के लिए बहुत से मासूम इंसानों, जिसमें मर्द, औरतें और बच्चे शामिल हैं, उनकी कुर्बानी दे दी और उनका खून अपने शैतानों को पेश किया। वो बहुत से लोगों को कत्ल करता था और समझता था कि वो इस तरह अपने शैतानों को खुश कर सकेगा और मजीद ताकत हासिल कर सकेगा। कुछ लोगों के मुताबिक वो कुछ खतरनाक जहनी बीमारियों का भी शिकार था, जो कि उसको एक बहुत जज्बाती और जल्दी से गुस्सा कर जाने वाला इंसान बनाती थीं, और इसलिए वो एक निहायत जालिम हुक्मरान था। वो किसी के भी कत्ल का हुक्म देने से पहले दूसरी मर्तबा नहीं सोचता था और बेरहमी से लोगों का कत्ल करवाता था। जैसे जैसे उसके पागलपन में ज्यादती आती गई, वो मजीद जानवर बनता गया और उसको युगांडा का कसाई कहा जाने लगा। लोग उसके नाम से भी खौफ खाने लगे थे। किसी में भी उसको रोकने या उसका मुकाबला करने की हिम्मत ना थी। उसने सूडान और जायर से भी लोग अपनी फौज में शामिल किए और इस तरह उसकी फौज में सिर्फ 25% युगांडन रह गए। जैसे ही अमीन के जुल्म के किस्से कहानियां इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे तो उसकी हिमायत में कमी आने लग गई। लोगों ने उसका साथ देना छोड़ दिया और युगांडा की इकोनॉमी बुरी तरह तबाह हो गई। युगांडा में महंगाई 1000% तक बढ़ गई और लोग फाकों और भूख से मरने लगे। अक्टूबर 1978 में इदी अमीन को जब अपनी ताकत पर पूरा यकीन हो गया और वो उसको बढ़ाने के बारे में सोचने लगा, तो उसने लिबिया के फौजियों की मदद से कगेरा पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। कगेरा तंजानिया का एक सूबा है जिसका बॉर्डर युगांडा के साथ जुड़ता है। इस हमले के जवाब में तंजानिया के सदर जूलियस ने अपनी फौज को युगांडा में भेज दिया और युगांडन बागी फौजियों की मदद से युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला पर कब्जा कर लिया। अपनी हार को देखते हुए अमीन भाग गया और उसने लिबिया में कयाम किया। वो लिबिया में 10 साल तक रहा और फिर सऊदी अरेबिया चला गया और अपनी बाकी की सारी जिंदगी वहां ही गुजारी। अगस्त 16, 2003 में इदी अमीन की वफात हो गई। वो जद्दा और सऊदी अरेबिया में फौत हुआ। उसकी मौत की वजह उसके मुख्तलिफ आज़ा का फेल होना बताया गया।
उस वक्त युगांडा की हुकूमत ने उसकी डेड बॉडी वापस लाने के लिए काम किया, लेकिन सऊदी अरब में ही जल्दी में उसको दफना दिया गया। उसके बेशुमार मजालिम के बावजूद अमीन पर कभी भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा नहीं चलाया गया था। अमीन के मजालिम इस हद तक बढ़ गए थे कि लोगों ने उन पर किताबें लिखना शुरू कर दी थीं। अमीन की जिंदगी पर बहुत सारी फिल्में बनाई गईं और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी उसकी जिंदगी पर बनाई गईं। उसकी जिंदगी पर बनाई जाने वाली कुछ फिल्मों में सबसे मशहूर गोस्ट्स ऑफ कंपाला है, जिसमें बहुत साफ तरीके से उसके किए गए मजालिम दिखाए गए। ये फिल्म लोगों को उसके तशद्दुद और उसकी असलियत दिखाने के लिए बनाई गई। कुछ और फिल्मों में द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड और उसकी एक मशहूर बायोग्राफी जनरल इदी अमीन दादा अ सेल्फ पोर्ट्रेट शामिल हैं। इस फिल्म में उसको अपने जमाने में पैदा होने वाला एक हैवान दिखाया गया जो कि उसके जुल्म की अक्कासी करता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह एक लंबे अरसे तक अमीन को एक हमदर्द आदमी समझा जाता रहा और आलमी बरादरी ने उसके कामों को सराहा, जबकि वो अपने मुल्क में जुल्म की इंतहा कर चुका था और हजारों लोगों को कत्ल कर चुका था। बात सिर्फ कत्ल की नहीं, वो बहुत सारे लोगों के अगवा का भी जिम्मेदार था, जिनको बाद में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अमीन के बनाए गए किलर स्क्वाड्स में बहुत ही खतरनाक लोग शामिल थे, जिनको कत्ल करने का ऑर्डर देना अमीन का काम था और वो लोग उसके हुक्म को पूरा करते थे। उसकी हुकूमत के दौरान तकरीबन 1 लाख लोगों की मौत हुई और उन सब की मौत का जिम्मेदार इदी अमीन ही था।